जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज आपके इंग्लिश क्लास का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन में आज हम लोगों को शुरू करना है। जो कल पढ़े थे उसके आगे कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे की तरफ रहे, आगे की तरफ बैठे, ज्यादा पीछे बैठेंगे। आप आगे आ जाइए, यहाँ पर इनके साथ बैठ जाइए। तो हम लोगों को कल से आगे शुरू करना है और कल हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को बहुत ही विस्तार से हम लोग पढ़े थे। उसमें देखे थे कि सब्जेक्ट कैसे पहचान सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ठीक है, वर्ब कैसे पहचानते हैं, वहां तक हम लोगों ने ये चीजें कर ली थी। ठीक है, चलिए अब जैसा कि परसों हमने कहा था कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कम से कम समय में उस टॉपिक को पढ़ लिया जाए, ताकि किसी भी सेंटेंस जो इंग्लिश में जो लिखा गया है उस सेंटेंस के हिंदी निकालने में, उसका अर्थ निकालने में आपको कोई दिक्कत परेशानी न हो, जिसके चलते आप जो है जब भी आपको पैसेज वगैरह बनाना हो तो उसमें कोई दिक्कत समस्या ना होने पाए। तो उसी कड़ी में आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं कौन चीज, केस। क्या शुरू करेंगे? केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके इंपॉर्टेंस को अगर आप हल्के में लीजिएगा तो आप बहुत ज्यादा नुकसान में पड़ जाएंगे। आज हम लोगों को शुरू करना है केस। वैसे हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? कारक। तो सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज केस, ये केस क्या होता है, किसको कहते हैं केस? तो व्हाट इज केस, तो द रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड केस। किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? केस कहते हैं। अब जैसा कि हम उसी दिन बोले थे, अभी फिर यहां आ गया डेफिनेशन में कि किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का। अब यहां पर अगर आप नाउन या प्रोनाउन न समझ रहे होते तो फिर केस समझने में क्या होती, दिक्कत होती। इसीलिए हम सबको कुछ इतना करके चल रहे हैं ताकि आगे का टॉपिक आपको नया न लगे या फिर समझने में बिल्कुल अजनबी जैसा महसूस आप न करें। तो वही बात है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी रिलेशन का नाम क्या है? केस है। यानी सच पूछिए तो केस एक रिलेशन का नाम है। केस एक रिश्ता का, केस एक संबंध का नाम है। किनके बीच संबंध? तो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों के बीच जो संबंध होता है वही संबंध क्या कहलाता है? केस कहलाता है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ये देखिए, राम इट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। सी हेल्प्स मी, वह मुझे सहायता करती है। पहले हम डेफिनेशन को सिद्ध करने चल रहे हैं कि जो बोला ऐसा कुछ होता भी है या नहीं। अगर फर्स्ट सेंटेंस की बात हम करें तो राम यहां पर आपको क्या दिख रहा है? नाउन। सेकंड सेंटेंस में सी क्या दिख रहा है? प्रोनाउन। जरा उसको बंद कर दीजिए, आपका ध्यान उधर खींचा जा रहा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि आपका ध्यान उधर खींचेगा तो फिर आप हमको खींचेंगे तो फिर गड़बड़ होने लगेगी। ठीक है, आदमी एकाग्र नहीं हो पाता है। जैसे हम आपको सुनाए और आप ना सुने तो हम थोड़ा सा अनिजी महसूस करेंगे। ठीक है ना। और थोड़ा सा होता है ना कि कुछ सर जी लोग झेलते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, मेरा काम है पढ़ा देना। थोड़ा हम ऐसा मैंने बहुत ज्यादा हम अनिजी महसूस करने लगता है। हमको लगता है कि ना, जब मैं आपके लिए आया और आप ना पढ़े तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आइए देखें, तो इस सेंटेंस में राम क्या है? नाउन। दूसरे सेंटेंस में सी क्या है? प्रोनाउन। तो क्या
केवल नाउन से और प्रोनाउन से, यानी केवल राम से और ही से क्या आपका सेंटेंस बन गया है? नहीं बना है। राम के अलावा यानी नाउन के अलावा, ही के अलावा यानी प्रोनाउन के अलावा उस सेंटेंस में अन्य शब्द भी हैं। तो सेंटेंस का अन्य शब्द कौन है? सेंटेंस का अन्य शब्द कौन है? इट्स अ मैंगो। इस सेंटेंस का अन्य शब्द कौन है? हेल्प्स मी। और राम क्या है? नाउन। सी क्या है? प्रोनाउन। तो मैंने क्या बोला कि किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ, यानी राम का ईट्स अ मैंगो के साथ और सी का हेल्प्स मी के साथ जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वही क्या कहलाता है? केस कहलाता है। ठीक। अब इसको हम लोग उल्टे तरीके से भी समझ सकते हैं। अभी हमने बोला कि राम नाउन है, सी प्रोनाउन है। ठीक उसी तरह ये मैंगो क्या है? नाउन है। फिर देखिए मी क्या है? क्योंकि आई से मी बनता है तो प्रोनाउन है। मैंगो नाउन है और फिर मी प्रोनाउन है। तो जिस तरह से हमने पहले बोला कि क्या केवल राम से सेंटेंस बन गया था, केवल सी से सेंटेंस बन गया था? नहीं बना था। केवल नाउन और प्रोनाउन से सेंटेंस नहीं बना था। सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के अलावा भी अन्य शब्द थे। तो ठीक उसी तरह से क्या ए मैंगो से केवल सेंटेंस बन गया है? नहीं। केवल मी से सेंटेंस बन गया है, यानी केवल नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस बना है? नहीं बना है। तो अ मैंगो जो इस सेंटेंस का नाउन है, उस नाउन के अलावा सेंटेंस का अन्य शब्द है राम इट्स। तो अ मैंगो का राम इट्स के साथ जो रिलेशन है, जो संबंध है, उस रिलेशन का नाम क्या है? केस है। मी क्या है? प्रोनाउन है। तो केवल मी से तो सेंटेंस नहीं बना, मी के अलावा भी सेंटेंस में कोई अन्य शब्द है और उस अन्य शब्द का नाम है सी हेल्प्स। तो मी का सी हेल्प्स के साथ जो संबंध है उसको हम क्या कहते हैं? केस। तो वही तो मैंने बोला। क्या बोला? किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होता है उसे केस कहते हैं। उलट करके किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होता है उसको हम केस कहते हैं। इंग्लिश में द रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड केस। फिर उल्टा करके द रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड केस। याद हुआ कि नहीं? 2 नंबर वाले क्वेश्चन में हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर सी हेल्प्स मी, सी हेल्प्स मी, ऐसा नहीं हो सकता है कि सी हेल्प्स संजय। हो सकता है। अब हो गया नाउन? नहीं हो गया। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन हो या प्रोनाउन हो, उस नाउन और प्रोनाउन से अकेला सेंटेंस फ्रेम नहीं होता है। उस नाउन या प्रोनाउन के अलावा भी सेंटेंस में अन्य वर्ड्स होते हैं और उन अन्य वर्ड्स के साथ उस नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध होता है उसको हम केस कहते हैं। बोलिए। हाँ, वह संजय की मदद करती है। अब कल आप नहीं थे इसलिए आपके साथ क्वेश्चन बन रहा है। अब ये लोग अभी बता देंगे वह क्या मदद करती है। नहीं जवाब मिला। वो किसे मदद करती है? संजय की। तो किसे का जवाब इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट है। अब कल आप नहीं आए थे, आप लोग को बार बार बोल रहे हैं ना कि अंग्रेजी आपको बकसता नहीं है। कल इस पर लंबी चौड़ी चर्चा हम लोग की थी कि इंग्लिश बकसता नहीं है। एक दिन नहीं आइएगा तो तुरंत ही उसका हाँ मैंने असर अगले दिन क्लास में दिख जाता है। आगे बढ़े। चलिए, फिर भी नहीं आए तो छोड़िए। आज समझ में आया कि नहीं है? नहीं समझ में आया तो हाथ उठा दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो केस क्या है समझ गए? अब देखेंगे केस जो है 4 प्रकार के होते हैं। केस का अब हम काइंड्स पढ़ेंगे तो केस कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं केस के। कौन कौन? आइए हम लोग बारी बारी से समझें। सबसे पहला जो केस है उसका नाम है नॉमिनेटिव केस। ठीक। नॉमिनेटिव केस को ही हम लोग प्यार से नॉमिनेटिव केस को ही हम लोग प्यार से दुलार से सब्जेक्टिव केस कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नॉमिनेटिव केस कहिए तब, सब्जेक्टिव केस कहिए तब, बात सेम है। दूसरा जो केस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस।
तीसरा जो केस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजेसिव केस। वैसे इंग्लिश ग्रामर में ज्यादातर मामलों में इन्हीं तीनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी एक केस और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। ठीक है, ध्यान रहे हिंदी ग्रामर संस्कृत ग्रामर से इसकी तुलना नहीं कीजिएगा, उसमें 7-7 8-8 केस होते हैं। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कौन चीज से बना, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। ऑब्जेक्ट कल पढ़ाए थे, कर्म, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म कारक। अब देखेंगे पोजेसिव, पोजेशन से बना है, पोजेशन का मतलब संबंध कारक नहीं, और वोकेटिव का मतलब होता है संबोधन कारक। अब हम बारी बारी से समझेंगे कौन चीज है, बारी बारी से हम समझेंगे अलग अलग। नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं, और पोसेसिव केस वोकेटिव केस किसको कहते हैं। नाम में ही छुपा हुआ है कर्ता, कर्ता का मतलब काम को करने वाला। कल हमने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब वन हु डज एन एक्शन, वह जो काम को करता है। नहीं, तो जो काम को करता है वो क्या होता है, कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। चूंकि सब्जेक्ट है इसलिए वह केस कौन हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। आइए उदाहरण देते हैं, राम इट्स अ मैंगो लिखा हुआ है, तो देखेंगे राम इट्स अ मैंगो। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस में हम बोले थे कि जब हम काम करते हैं तो किसी न किसी के ऊपर उसका असर पड़ता है, तो हम काम करें और असर न पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब आप हमें गाली दे और मुझे बुरा न लगे, हम आपको मारे और आपको चोट न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम आपको पढ़ाएं और आपको समझ में ना आए, ऐसा होता ही नहीं है। हम पढ़ाते हैं, हम काम का असर पड़ जाता है, आपको समझ में आ जाता है आपको, तो ये ऑब्जेक्ट होता है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये सेंटेंस दिया गया है, अब कल को हम आज से रिलेट करके दिखा रहे हैं। कल हमने बोला था सब्जेक्ट पहचानने के लिए और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए। सब्जेक्ट पहचानने का कुछ फॉर्मूला बताए थे क्या, हु, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, किससे प्रश्न करेंगे, आपसे, एक्शन वर्ड से। इसमें एक्शन वर्ड कौन है, इट्स, उसमें लगा देंगे कौन, कौन आम खाता है, राम। तो कौन का जो जवाब मिलता है वह क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन आज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट न पढ़ के केस पढ़ रहे हैं, तो कौन आम खाता है, तो कौन का जवाब जो मिला वो क्या बन गया, सब्जेक्ट। लेकिन वो सब्जेक्ट किस केस में है, तो सब्जेक्ट उसका नाम है इसलिए वो सब्जेक्टिव केस में है। तो इसको आप क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस कहिए तब, अच्छा है नॉमिनेटिव केस कहिए तब। क्लियर हो गया। ठीक उसी तरह कल हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका कि वर्ब में क्या अथवा किसे लगा के प्रश्न कीजिए, व्हाट या होम, और अगर उस क्या अथवा किसे का जो जवाब मिलेगा वो जवाब ही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें क्या अथवा किसे लगा के प्रश्न करते हैं। राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। राम क्या खाता है, आम। राम क्या खाता है, आम। तो क्या अथवा किसे का जवाब इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी अ मैंगो यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आएगा तब ना। लेकिन इस वर्ड को यानी अ मैंगो को आप चारों केस में से किस केस में डालेंगे, तो चूंकि उसका नाम ऑब्जेक्ट है इसलिए उसका केस क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कौन सी, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर हो गया। ठीक है, तो परिभाषा हम लोग केस पर चलेंगे। क्या बोले थे कि जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग, जब नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जो रिलेशन होता है वही क्या कहलाता है। इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दें कि किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जो रिलेशन होता है उसको हम केस कहते हैं। तो वहां पर तक मोटे मोटे तौर पर बोल रहे थे। अब आइए देखिए संबंध क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इस सेंटेंस में नाउन है कि नहीं, एक नहीं, एक और देख लेते हैं, सी हेल्प्स कौन चीज, मी। बोलिए इस वाक्य में कौन काम हो रहा है, मदद करने का। लगाएंगे कौन, तो मिल जाएगा सब्जेक्ट। कौन मेरी मदद करता है, सी
ठीक है, तो सी हमको क्या मिल गया, सब्जेक्ट। आज चूंकि सब्जेक्ट है तो ये किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, तो इसको आप सब्जेक्टिव केस कहिए तब, अच्छा है नॉमिनेटिव केस कहिए तब। क्लियर हो गया। ठीक उसी तरह से सी हेल्प्स मी, वह मुझे सहायता करती है। वह क्या सहायता करती है, नहीं पता। वह किसे सहायता करती है, मुझे। तो किसे का जवाब मिल गया, और क्या अथवा किसे जिसका भी मिल जाए वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मी हो गया कौन चीज, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जब है तो ये ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन वह ऑब्जेक्ट किस केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। और साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी है। क्लियर हो गया। अब आइए एक बार हम आपको यहां लिए चलते हैं। केस में हम क्या बोले थे कि किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जो रिलेशन होता है उसको हम केस कहते हैं। अब आइए वो रिलेशन अब क्लियर हो गया। देखिए इस दोनों सेंटेंस में राम क्या है, नाउन है और सब्जेक्ट है। इसमें सी क्या है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। तो मैंने बोला था किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होता है, अब जो संबंध नहीं बोलेंगे, क्लियर बोलिए कौन संबंध है, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग यहां पर सेंटेंस के अन्य शब्दों के किस रूप में किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तब संबंध क्या हो गया, क्लियर हो गया कि यहां पर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो अन्य शब्दों का साथ उसका तो संबंध है, ये है, लेकिन किस रूप में संबंध यह स्थापित कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस। इसको उल्टा समझिए, किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का, तो यह मैंगो नाउन है और मी प्रोनाउन है, तो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध है, तो वहां पर बोल रहे थे सीधे संबंध है। अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि इस नाउन या प्रोनाउन के सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ कौन सा संबंध है, तो कौन सा संबंध है, ऑब्जेक्ट का, इसीलिए वो कौन हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। याद हो गया, क्लियर। तो एक बार निचोड़, किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, उसको हम केस कहते हैं, सीधे केस कहते हैं। लेकिन किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वह सब्जेक्टिव केस कहलाता है, और जब उसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो केस समझ गए, सब्जेक्टिव केस समझ गए, सब्जेक्टिव केस को ही प्यार से नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे पॉजेसिव केस की। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कौन चीज, पॉजेसिव केस। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कारक हम लोग कहते हैं। ठीक है, आइए देखें। अब यहां पर जिस तरह से नाउन प्रोनाउन का प्रयोग वहां पर जो किए थे वो किस रूप में किए थे, या तो सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। अब उसे नाउन प्रोनाउन का प्रयोग संबंध स्थापित करने के लिए करेंगे। क्या, संबंध स्थापित करने के लिए करेंगे। जरा देखिएगा कि हम यहां पर बता रहे हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि दिस पेन इज माइन, दिस इज राम्स पेन, दिस इज राम्स पेन। ठीक है, देखिएगा, दिस इज, हो गया। अब देखिए माइन कौन चीज से बना है, आई मी माई माइन, अभी हम उस पर आ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउन है, अब फिर राम्स पेन, ये क्या है, नाउन है। अब देखिए अगर हम यहां पर कह रहे हैं कि कौन चीज, दिस इज, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। हम ऐसे भी तो बोल सकते थे, यह कलम मेरी है, इट मीन्स यह कलम संजय की है। यह कलम मेरी है कहें तब, या यह कलम संजय की है, एक ही बात है कि नहीं, सेम बात है। लेकिन यह कलम संजय की है ना कह के कह रहे हैं यह कलम मेरी है। ये मेरी किसके बदले में आया, संजय के बदले में आया। संजय क्या है, नाउन है, और नाउन के बदले में आ गया मेरी, तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया।
अब प्लस नाउन के बदले में तो प्रोनाउन तो हो ही गया, अब प्लस मेरी कह करके मेरा इस कलम के साथ संबंध को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो ये हो गया आपका कौन चीज, पोसेसिव केस। क्या हो गया जी, ऐसे अभी तो हमारे क्या हो गया, एक सेकेंड, स्क्रीन ये सिप सिप है क्या, सिप कीजिए तो सिप नहीं, हो गया, चल हाँ हो गया। ये हो गया, क्लियर है। अब देखेंगे कि दिस पेन इज माइन, अभी मैं बोल रहा था कि यह कलम मेरी है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह कलम संजय की है, लेकिन हम कह रहे हैं यह कलम मेरी है। मेरी मतलब किसकी, संजय की। तो मेरी किसके बदले में आया, संजय के बदले में आया। संजय क्या है, नाउन है, तो नाउन के बदले में आता वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो नाउन के बदले में आया तो प्रोनाउन होगा, लेकिन मेरी कह करके मेरा इस कलम के साथ क्या किया जा रहा है, संबंध जोड़ा जा रहा है, और जो संबंध जोड़ता है वो पोसेसिव कहलाता है। इसलिए यह प्रोनाउन किस केस में है, तो ये क्या कहलाएगा, पोसेसिव केस में है। दिस इज राम्स पेन, यह राम की कलम है, यह राम की, इसका मतलब इस कलम पर किसका अधिकार है, इस कलम का संबंध किसे जुड़ा हुआ है, राम का। तो नाउन का ये रूप क्या कहलाएगा, किस केस में कहलाएगा, पोसेसिव केस कहलाएगा। क्लियर हो गया, बढ़ जाए आगे, ठीक है। अब चौथा, जिसका नाम क्या था, वोकेटिव केस। ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को हम बोले हुए थे कि एक सेकंड, थोड़ा इसको हमको सही कर लेने दीजिए। चलिए, वोकेटिव केस, हाँ, आप पूछिए क्या आपका सवाल था। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक, हो गया आपका सवाल हम तक पहुंच गया, और आप कम बोले, हम ज्यादा समझ गए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हमको 2 मिनट का समय दीजिए, वोकेटिव फाइनल कर लेने दीजिए, आपके सारे सवाल का जवाब हम एग्जाम्पल के जरिए क्लियर कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबोधन। क्या बोलते हैं, जब किसी को पुकारते हैं, जब किसी को पुकारते हैं तो वो क्या कहलाता है, संबोधन, उसको हम लोग बोलते हैं ना, सुनते हैं। मोतिहारी के गांधी मैदान में आम जनता को संबोधित करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, तक कैसे संबोधित करते हैं पुकारते समय। अब एक आदमी तो है नहीं कि किसी का नाम लेके मोहन खड़ा हो जाओ, ऐसी था यहाँ आओ, तो वहां पर क्या कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों एवं सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विद्यार्थियों से मिलते हैं, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसी तरह जब हम लोग किसी को पुकारते हैं तो वो वोकेटिव केस कहलाता है। आइए देखते हैं, जैसे ये देखिएगा, राम, ए राम, कम हेयर,
यहां आओ, किसको पुकारे? राम को। राम क्या हो गया? पुकारे, तो ये किस केस में कहलाएगा? वोकेटिव केस कहलाएगा। फिर देखिएगा, सीता, ए सीता, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। किसको पुकारे? सीता को। तो सीता किस केस में कहलाएगी? वोकेटिव केस में कहलाएगी। कोई दिक्कत? अब रही बात, अब रुक जाइए, अब रही बात कि जिस तरह से राम यहां था उसी तरह से राम यहां भी है। तो फिर किन परिस्थितियों में हम इस राम को सब्जेक्ट मानेंगे या सब्जेक्टिव केस मानेंगे? इसको हम किन परिस्थितियों में वोकेटिव केस मानेंगे? जैसे, तो अब बहुत ही आसान है। राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। बताइए तो, क्या हमने इसमें राम को पुकारा है क्या? ए राम खाना खाओ, ऐसा कुछ कह रहे हैं? राम को बुला रहे हैं? नहीं बुला रहे हैं। हम सीधी बात कह रहे हैं कि राम खाता है। हालांकि अभी वो नहीं खा रहा है, हम एक बात बोल रहे हैं कि राम खाता है। खाने का काम कौन कर रहा है? और जो कौन का जवाब होता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। क्लियर हो गया? यहां पर राम सब्जेक्टिव केस कैसे समझ में गया? अब यहां देखिएगा, राम, है राम कम हेयर, है राम यहां आओ। यहां राम को क्या किया जा रहा है? पुकारा जा रहा है। और जब पुकार दिए तो क्या हो जाएगा? वोकेटिव केस हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया? वोकेटिव केस हो गया। ठीक है? वोकेटिव केस का एक और पहचान क्या होता है कि जब हम लोग किसी को पुकारते हैं ना, तो पुकारते वक्त जैसे ही हमारा पुकारने का काम पूरा हो जाता है वहां पर कॉमा लग जाता है। क्या लग जाता है? कॉमा लग जाता है। जैसे राम कम हेयर, राम कम हेयर, वहां पर हम क्या कर रहे हैं? कॉमा लगा रहे हैं। तो ये हो गया। अब कुछ बच्चों से फिर एक और भूल क्या हो जाती है? अब पहचान गए यहां भी राम है, यहां भी राम है, लेकिन वहां कॉमा नहीं लगा हुआ था, इसलिए सब्जेक्टिव केस है। यहां कॉमा लग गया, इसलिए वोकेटिव केस है। यह भी पूरी तरह से सत्य बात नहीं है। सत्य बात यह है कि वोकेटिव केस में जिसको पुकारते वहां पर कॉमा लगता है, यह बात सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि उसको हम पुकार रहे हैं कि नहीं। पुकारेंगे तब ना जाके वोकेटिव केस होगा। तो ये चीज भी अपनी जगह पर ध्यान रहे कि पुकारा जाना चाहिए, और जिसको पुकारा जा रहा है वहां पर कॉमा होना चाहिए, तब जाके वोकेटिव केस होगा। अब ऐसा ना मान लें कि जहां भी देखिए किसी नाम के पास कॉमा, तो मान लीजिए क्या है? वोकेटिव है। गड़बड़। जैसे देखिएगा क्या गलती कीजिएगा, राम के बाद कॉमा लगा हुआ है, वोकेटिव केस है। सीता के बाद कॉमा लगा हुआ है, वोकेटिव केस है। क्या खाली कॉमा लग जाने की वजह से वोकेटिव केस है? सेंटेंस पर निर्भर कर रहा है कि उसको पुकारा जा रहा है। लेकिन जरा ये देखिएगा, राम, श्याम, मोहन एंड सोहन कम। देखते रहिएगा, सीता, गीता, अनीता एंड सबिता गो। अब बच्चा क्या देखा? राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। कौन एक आम खाता है? राम। क्या राम को पुकारे हैं? तब पुकारे नहीं है तो इसका मतलब वोकेटिव केस नहीं होगा। तब वोकेटिव केस नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई तो केस होगा। कौन केस होगा? तो कौन आम खाता है? तो कौन का जवाब मिल गया? वो सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन यहां देखिए, राम कम हेयर। हाँ, एक बात और बच्चा इसमें चाहे तो बोल सकता है, सर जैसे वहां बोले हैं कि राम आम खाता है, तो राम आम खाता है तो कौन आम खाता है? राम। तो यहां पर भी बच्चा चाहे तो पूछ सकता है, राम कम हेयर, ए राम यहाँ आओ। अब बच्चा को चाहे तो पूछ सकता है, सर यहाँ आने का काम कौन कर रहा है? अभी आ नहीं रहा है, वो काम कर नहीं रहा है। ये ऐसे बोला जा रहा है कि राम कम हेयर, यहाँ आओ। तो उस सेंस में वहां पर राम को पुकारा नहीं जा रहा था, यहाँ पर राम को पुकारा जा रहा है। तो एक तो पहले पुकारा गया, प्लस उसके बाद कॉमन लग गया, तो ये क्या हो गया? वोकेटिव केस हो गया। अब हम बताते हैं क्या, अब बच्चे कभी कभी समझ जाते हैं क्या, आसान बड़ी जल्दी कर लेते हैं कि चलिए कॉमा देख लेंगे, समझ जाएंगे क्या है, वोकेटिव केस है। तो अब वो क्या करेंगे? राम के बाद कॉमा था, सीता के बाद कॉमा था,
तो यहाँ भी राम के बाद कॉमा है, यहाँ भी सीता के बाद कॉमा है। इट मीन्स ये भी क्या है, वोकेटिव है। लेकिन वोकेटिव में खाली कॉमा हम बताए हैं, पुकारने वाली बात भी बोले हैं। तो आइए चेक करें कि पुकारा जा, कहीं पुकारा तो नहीं जा रहा है। तो आइए देखते हैं, राम श्याम मोहन एंड सोहन कॉम। एक बात आप लोग नहीं जानते हैं, राम श्याम मोहन और सोहन आते हैं। पुकारे हैं क्या राम को, पुकारे हैं श्याम को? हम तो बात कह रहे हैं कि राम श्याम मोहन सोहन आते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर राम श्याम मोहन सोहन को पुकारा नहीं जा रहा है। तो कॉमल होने के बावजूद भी ये वोकेटिव केस नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि वोकेटिव केस नहीं तो फिर है क्या? तो कौन काम हो रहा है, कौन आता है? राम श्याम मोहन सोहन। तो कौन का जवाब इज इक्वल टू सब्जेक्ट। इसका मतलब ये राम श्याम मोहन सोहन कथी है, सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है। अब क्लियर हुआ? फिर देखेंगे सीता गीता अनीता एंड सविता गो। जिस तरह यहां सीता के बाद कॉमा लगा हुआ था, तो कुछ बच्चे नकल करेंगे कि जब वहां कॉमा लगा हुआ था तो यहां भी कॉमा लगा हुआ है, तो फिर जब वो वोकेटिव केस है तो ये भी क्या होगा, वोकेटिव केस होगा। लेकिन क्या मैंने इतना बता दिया है कि कॉमा लगने मात्र से वो वोकेटिव केस हो जाता है क्या? क्या उसमें जोड़ना है? पुकारने के सेंस में उसका प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है? आइए देखते हैं ऊपर। सीता हेल्प्स द पुअर। सीता गरीबों की सहायता करती है। सीता गरीबों की सहायता करती है। सीता गरीबों की सहायता करती है। नहीं नहीं, वहां देखिए, सीता सीता हेल्प द पुअर, ऐसे सीता गरीबों की सहायता करो। किसको पुकारा जा रहा है? सीता को। तब पुकारा जा रहा है, फिर कॉमा है, वो क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। अब आइए चेक करते हैं कि जिस तरह सीता के पास वहां कॉमा लगा हुआ था और यहाँ भी सीता के पास कॉमा लगा हुआ है, कहीं ये भी वोकेटिव केस तो नहीं है? तो आइए चेक करते हैं। सीता गीता अनीता एंड सविता गो। सीता गीता अनीता एंड सविता गो, यानी कि सीता गीता अनीता और सविता जाती है। सीता गीता अनीता और सविता जाती है। किसी को पुकारे हैं क्या? सीता को बोले हैं क्या कि तुम क्यों जा रही हो, ऐसा कुछ कहे हैं? ऐ सीता क्या कर रही हो, ऐ सीता यहाँ आओ, ऐ सीता तुम जाओ, ऐसा बोले हैं क्या? हम तो एक बात, हम अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सीता गीता अनीता और सविता जाती है। तो सीता गीता अनीता सविता में से किसी को पुकारा तो नहीं। तो जब नहीं पुकारा तो क्या वोकेटिव केस हो गया खाली कॉमा लगने से? इसका मतलब है कि वोकेटिव केस नहीं है। तो फिर जब वोकेटिव केस नहीं है तो फिर कोई ना कोई तो केस होगा। तो कौन केस है? तो जाने का काम कौन कर रहा है? सीता गीता अनीता और सविता। तो जाने का काम कर रहा है, तो कौन जाते हैं? सीता गीता और अनीता। तो अब ये सब क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, या कहिए नॉमिनेटिव केस हो गया। अब आपके सारे सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला? एक सेकंड पहले उनको कंफर्म होने दीजिए, फिर आपको पारी। आप जो पूछ रहे थे उसका सवाल मिला, जवाब मिला कि नहीं? सब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस में कंफ्यूजन। ठीक ठीक। हाँ, इसमें अंतर है, इसमें आपको समझने में दिक्कत हो रही है। चलिए, हाँ आपका सवाल। हाँ 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 हाँ, किसके साथ बताया जा रहा है? वो समस्या का समाधान हो गया, बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि यह कलम किसकी है, तो कलम राम की है, उसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, सीता की है, गीता की है। तो नाउन हो तब, प्रोनाउन हो तब, उसके साथ इस कलम का क्या किया गया, संबंध जोड़ा गया, तो वो पोसेसिव केस हो गया। ठीक, अच्छा, इसमें हाँ, ये अपने समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। हालांकि ऑर्डर टाइप का बात आता है तो उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कम हेयर, गो देयर, कीप साइलेंट, नहीं ओबे योर पेरेंट्स, हाँ प्लीज हेल्प मी, प्लीज कीप क्वाइट, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस है। हाँ, समझने के लिए आप वैसा भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का प्रथमतः और अंततः ध्यान रहे कि अगर वोकेटिव केस है तो पुकारा जरूर जाना चाहिए, संबोधन जरूर होना चाहिए। ए लड़का बैठ जाओ, यानी कि हम लड़कों को क्या किए, माने बुलाए, पुकारे, और पुकार के हमने कहा कि बैठ जाइए। तो ये पुकारने वाली बात, बुलाने वाली बात, एड्रेसिंग समझते हैं ना, संबोधन। एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत बच्चे एड्रेस का मतलब पता खाली समझते हैं, पता, लेकिन एड्रेस एक नाउन भी है। जरा भैया ये पता बताइएगा, तो वो नाउन हो गया नहीं। हाँ सुनिए, आई एम एड्रेसिंग यू,
मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं, तो ये एड्रेस ये हो गया संबोधन। हाँ 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 हाँ, लेकिन फिर भी वो कुछ और भी पूछी हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या पूछी है मैं जान रहा हूँ, अभी इसके अगले स्लाइड में आपको हम बता रहे हैं, तो उनको क्लियर हो जाएगा, आपको भी ज्यादा समझ में आ जाएगा कि वो क्या पूछ रही है। बढ़े आगे, इतना में कोई दिक्कत? लेकिन अभी आपका सवाल अधूरा है, जिसका जवाब मुझे देना है अगले स्लाइड में। दें? चलिए, अब इसको हम सेव कर दें। अच्छा चलिए, पढ़िए कुछ ऐसा कि जितना ही पढ़ लीजिए उसको कम से कम दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए। पढ़ाई हम चाहते हैं कि ऐसे होनी चाहिए। याद रहे, केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक अकेला केस आपका क्या क्या काम बना सकता है, क्या क्या बिगाड़ सकता है, समझ लीजिए। एक अकेला केस अगर कंप्लीट है तो आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगी, नरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डिग्री वगैरह पढ़ेंगे वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, एक अकेला केस की वजह से। इसलिए इसको हल्के में न लिया जाए, ठीक है ना, खूब इत्मीनान से समझ लीजिए। हाँ, थोड़ा ही, हाँ गहराई ज्यादा है, लेकिन इतना कम से कम आपको हम जरूर दे देंगे। हाँ, जैसे कि आगे कोई आपको दिक्कत, नेक्स्ट जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें। हम्म हम्म। हाँ, नियम तो देखिए, हक तो वही मांगता है। हक तो मांगता है, पहले टीचर से पढ़िए, फिर उसका नोट्स बनाइए, फिर उस पर आधारित पहले जनरल क्वेश्चन कीजिए, फिर क्वेश्चन फिर बेसिक से एडवांस की तरफ क्वेश्चन को बढ़ाइए, फिर उसका टेस्ट लीजिए कि बच्चे कितने पानी में है ये भी पता चले। ठीक, हाँ, क्या सीखा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ ये होना चाहिए। तो थोड़ा भी हम इसको कुछ और आगे हम बढ़ा लेते हैं। पहले मुझे इतना समझ में आ जाए कि हम इतना बच्चों को बता दिए
कि अब आपसे पूछा जाए तो आप कुछ रिप्लाई कर सकें, तो अब हम आपसे कुछ बात करेंगे। अभी हम मैंने आज तो नहीं, कल कम से कम जरूर हम आपसे बात करेंगे। बिल्कुल होना ही चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सा समझ में आ रहा है, और जब काम करने जाते हैं तो गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो उससे बचने का तो तरीका यही है ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपकी डिमांड एकदम वाजिब है। हो गया, बढ़े। करते सेव, चलिए देखिए। अब हम लोग एक चार्ट बनाने जा रहे हैं, और जिस तरह से आपको मैथमेटिक्स में, आप लोग मैथ जब पढ़ते हैं तो आप लोग देखते होंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन गुना पढ़िए तब, डिवीजन भागा पढ़िए तब, बाटा पर जोड़ कर कीजिए, घटाव कीजिए, भिन्न वाला जो कुछ भी कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि जितना भी कैलकुलेशन है, क्लास आपका चाहे कोई भी हो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी क्यों ना आप हो जाएं, लेकिन जिस तरह से पहाड़ा याद नहीं होगा तो दिक्कत होगी। वर्ग है, वर्गमूल है, उसका जो चार्ट होता है वो अगर मालूम नहीं होगा, अगर चार्ट मालूम है तो सीधा उसका मान एक बार डायरेक्ट आप मार देते हैं आंसर, तो बहुत आसान पड़ता है आपके लिए। सेम उसी तरह से केस सीधे पढ़ने से मतलब नहीं है, केस का चार्ट होता है। केस कौन चीज, चार्ट। ये चार्ट जिस तरह से वर्ग का वर्गमूल, घन का घनमूल का जैसे चार्ट आप लोग याद कर लेते हैं, 2 का कितना है, 4 का कितना है, 6 का है, 7 का, 8 का, 9 का, सबका याद है ना। बोलते हैं 2 दूना 4 हो गया, तो 4 चौका 16 हो गया, इस तरह से तो पूरा पर जैसे याद रखते हैं, सेम उसी तरह से। आइए हम आपको दिखाते हैं। केस कितने प्रकार के, 4, जिसमें इसका जो चार्ट होता है वो 3 का होता है। एक हो गया कौन चीज, नॉमिनेटिव, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। दूसरा केस का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव। तीसरा केस का नाम क्या है, पॉजेसिव। कोई दिक्कत, पॉजेसिव में अब 2 होते हैं। आइए अब बहुत ही कॉशस होकर के पढ़िए। एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आइए, ये चार्ट अगर आपको मालूम है, एकदम देखिएगा केस कितना आसान होता चला जाएगा। समझ गए। अब देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सब्जेक्टिव केस है तो वो जब काम करेगा तब सब्जेक्ट का काम करेगा, जब ऑब्जेक्टिव केस है तो जब काम करेगा तो ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। तो अब देखेंगे, जैसे सब्जेक्टिव केस में आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है कि नहीं, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। पोसेसिव एडजेक्टिव होगा माई, और पोसेसिव प्रोनाउन होगा माइन। अब आपके सवाल का जवाब मिलेगा इसी में, ठीक है। अब देखिए दूसरा, फिर देखिएगा, अब देखिए फिर, अब देखेंगे दूसरा, सब्जेक्ट में क्या होता है, वी। वी का ऑब्जेक्टिव रूप होता है अस, पोसेसिव एडजेक्टिव आवर, और पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स हो जाता है। ये हो गया आपका। अब देखेंगे यू। यू, तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों यू होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव योर हो जाता है, और पोसेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है। कोई दिक्कत, खूब गौर कीजिएगा। अब रही बात, देखेंगे ही, थोड़ा बहुत हम भी सीख रहे हैं। चलिए ठीक है, देख कोशिश तो कुछ और भी बेहतर, और भी बेहतर का प्रयास करने में क्या जाता है। अब ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम, पोसेसिव एडजेक्टिव भी हीज होता है, अब पोसेसिव प्रोनाउन भी हीज होता है। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आई वी कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, अब बाकी सब थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन का भी शुरू हुआ है ही का अब क्या हो गया सी।
सी का ऑब्जेक्टिव हर, पोसेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है और पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है हर्ष। तो ये हो गया आपका कौन चीज का, सी का। अब हम लोग बात करेंगे कौन चीज, इट का। कौन चीज, ईट का। तो ईट का ऑब्जेक्टिव रूप भी ईट होता है, ठीक है, जिससे यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम है, तो ईट का भी दोनों सेम है। और पोसेसिव एडजेक्टिव इसका इट्स तो होता है, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन का कोई रूप इट का नहीं होता है, ठीक है। अब देखेंगे, चलिए ये हो गया। उसके बाद में अब देखेंगे दे, क्या, दे। तो दे का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाता है देम, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा देयर, और पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा देयर्स। क्लियर हो गया। अब आइए, ये तो है जो गिना चुना बच्चा फिक्स जानता है, आई वी यू ही सी इट दे, यानी आई और वी हो गया कौन चीज, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन। यू का मतलब हो गया सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन। अब बाकी सब थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव रूप ऑब्जेक्टिव रूप पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन। लेकिन अगर यहां पर आई वी यू ही सी इट दे से बाहर का कुछ अगर आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे रामू, रामू किसी लड़का का नाम है, हम रामू को रामू नहीं समझेंगे, इसको हम ही समझेंगे, तो ही वाला पूरा चलेगा। तो ही का क्या क्या होगा, हिम, हिज, और क्या हो जाएगा, हिज। सेम उसी तरह से, हाँ अगर एक लड़की, जैसे एक लड़का रामू है, तो एक लड़की क्या है, रीता, तो हम रीता को रीता नहीं समझेंगे, सी समझेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव रूप है। तो फिर सी वाला पूरा चलेगा। तो सी का हर, फिर सी का हर, और फिर सी का हर्ष। क्लियर। अब आइए, ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि आई वी यू ही सी इट दे भी न रहे, एक लड़का भी ना रहे, एक लड़की भी ना रहे, एक से अधिक रहे, चाहे वो एक से अधिक लड़का रहे, एक से अधिक लड़की रहे, स्त्री पुरुष रहे, एक से अधिक जानवर रहे, एक से अधिक सितारे रहे, एक से अधिक कुत्ते बिल्लियां कुछ भी रहे, एक से अधिक गांव, एक से अधिक शहर, एक से अधिक विद्यार्थी, एक से अधिक टीचर, यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट रहे। क्या क्या रह सकता है जरा देखिएगा, राम एंड श्याम एक से अधिक लड़का, सीता एंड गीता एक से अधिक लड़की, सीता एंड राम एक से अधिक लड़का या लड़की, एनिमल्स एक से अधिक कुछ भी, स्टूडेंट्स एक से अधिक कुछ भी, ये सब का सब क्या कहलाएगा, न राम एंड श्याम कहलाएगा, न सीता एंड गीता कहलाएगा, न राम एंड सीता कहलाएगा, न एनिमल्स कहलाएगा, न स्टूडेंट्स कहलाएगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे, दे, और ये दे वाला रूप चलेगा। तो दे का देम, ये क्या हो जाएगा, देयर, और ये क्या हो जाएगा, देयर्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, ये रहा आपका केस चार्ट, ठीक है। अब देखिएगा, तो जिसमें आई वी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन, और उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। इसी बहाने पर्सन भी समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसको अलग से करके आपको नहीं पढ़ाए, लेकिन समझ में आ गया। अब आइए, कुछ बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज आपको हम बताने जा रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा, आइए दिखाते हैं। आप लोगों से अगर मैं एक वर्ड पूछूं कि जरा बताइए, मेरा मेरी मेरे की अंग्रेजी किन को आती है,
अगर मेरा मेरी मेरे हिंदी है तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी? माई। ठीक, बहुत अच्छे। माई मीन्स हो गया कौन चीज? मेरा, मेरी और मेरे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि केवल माई मीन्स मेरा मेरी मेरे नहीं होता है। वो अलग बात है कि हम लोगों को बचपन से बताया गया है, मेरा का अंग्रेजी जानता है? आपको क्या लगता है माई मीन्स नहीं जानते हैं क्या मेरा मेरी मेरे? लेकिन माई मीन्स भी होता है मेरा मेरी मेरे। तो माई मीन्स भी मेरा मेरी मेरे, अब माइन मीन्स भी मेरा मेरी मेरे, क्योंकि दोनों से संबंध और अधिकार का बोध हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पोसेसिव। तो आप देखिए यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन। यानी जो हिंदी माई का है वही हिंदी माइन का है, जो अर्थ आवर का है वही हिंदी आवर्स का है, जो हिंदी योर का है वही हिंदी योर्स का है, जो अर्थ हिज का है वही हिंदी हिज का है, जो अर्थ हर का है वही अर्थ हर्ष का है। अब सवाल उठता है कि ये बात तो सर बड़ी सोचने वाली है, ये बात आप ठीक बोल रहे हैं, हम लोग बचपन से जानते थे कि केवल माई मीन्स क्या होता है? मेरा मेरी मेरी। केवल योर मीन्स समझते थे, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे। आए आप बता रहे हैं कि नहीं, योर्स मीन्स भी क्या होता है? तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे। तो सर इन परिस्थितियों में हम कैसे जानेंगे कि अगर किसी हिंदी सेंटेंस में मेरा मेरी मेरे दिया हुआ है तो कैसे जानेंगे कि कब माई लिखना है और कब, यहां देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है वहां, जो जो इतना सहेज के लाए कि अब की बार दिमाग में चिपक जाएगा, वो उसी समय लगे बात करने, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो लास्ट में जब बिदागरी के समय सीता जी का नहीं पूछेगा कि जीजा ब्याह हो गया का तो अब तो रो रही है, अब तो जा रही है अब। ठीक है, पूरा असली सीने खत्म हो गया आपका। ठीक है ना? इसलिए जिस समय पूरा फिल्म समाप्त हो गया, हाँ, एसी सिनेमा हॉल में जाके बैठ गए और एकदम इत्मीनान से पूरा फोंफ काट रहे हैं, आज जब फिल्म समाप्त होने को आई तब अजय देवगन मारे लाते जूते मार रहा है अमरीश पुरी को, तब आपकी नींद खुली, धुड़म धड़ाम हो रहा था, तब आपने पूछा, अब अगल बगल वाले को तंग कर रहे हैं, ए भैया, ए दीदी, ये अजय देवगन पागल क्यों हो गया है? ये अमरीश पुरी को इतना लाते लाते क्यों मार रहा है? तो आपको आश्चर्य हो रहा है कि अमरीश पुरी को इतना मार क्यों रहा है? आज आपके अगल बगल वाले आपकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, बाप रे बाप, मारो मारो और मारो, वो इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसका आतंक देखा है शुरुआती दौर में, जिस समय आप सो गए थे। उसके घर में आग लगा दी गई थी, वो सीन आप नहीं देखे। अजय देवगन की बहन का इज्जत लूट लिया गया था सरेआम, वो आपने सीन नहीं देखा। उसके माता पिता को गोली मार दी गई थी, वो सीन नहीं देखा। तो जिसने देखा उसकी प्रताड़ना, आज लास्ट में जब खलनायक पिटा रहा है तो लोगों को मजा आ रहा है, और आप पर्दे पर ऐसे देख रहे हैं, अजय देवगन को हो क्या गया है भाई, ये इतना मार क्यों रहा है? तब अगल वाले बगल वाले लोग भी आपकी मदद नहीं करेंगे जिनसे आप बात कर रहे हैं, समझ गए? चलिए, बुरा नहीं मानिए, ध्यान रखिए, ठीक। ऐसे आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, आप लोग इतना मतलब कि मैच्योर एज में है, छोटका लड़का काम कीजिए ना, अपना पढ़ाइए ना, हम अपना पढ़े जाए ना हाँ, छोटका लड़का सबको बहुत ज्यादा भोजपुरी में कहते हैं आन लग जाना, छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा आन लगता है, बड़े लोगों को तो लगता है कि चलिए कोई तो है जो कम से कम कह रहा है कि ये गलत है। चलिए देखिए, तो अब सवाल उठता है कि माई मीन्स भी मेरा मेरी मेरे होता है, माइन मीन्स भी। तो सर जब हिंदी में मेरा मेरी मेरे लिखा हुआ रहेगा तो कैसे जानेंगे कि कब मेरा मेरी मेरे का अंग्रेजी माई लिखना है और कब मेरा मेरी मेरे का अंग्रेजी मायने लिखना है? तो याद रखिए, मेरा मेरी मेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, हमारा हमारी हमारे, हम लोगों का हम लोगों की हम लोगों के, तुम लोगों का तुम लोगों के तुम लोगों के, आप लोगों का आप लोगों की आप लोगों के, हाँ, उसका उसकी उसके, उनका उनकी उनके, उन लोगों का उन लोगों के उन लोगों के, इसमें से कोई भी रहे, इसमें से कोई भी रहे, और इसके ठीक बाद नाउन रहे, इसके ठीक बाद नाउन रहे, तो समझ जाइएगा कि वो पोसेसिव एडजेक्टिव है, समझिएगा कि वो पोसेसिव एडजेक्टिव है। और अगर वही मेरा मेरी मेरे, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे, उसका उसके उसके, उनका उनके उनके के ठीक बाद नाउन न रहे, तो समझिएगा कि वो पोसेसिव प्रोनाउन है। आइए हम इतना हल्का ट्रांसलेशन आपको, हम एक सेंटेंस हम दे रहे हैं, आप उसको देखिएगा,
आपको लगेगा सर क्या दे दिए सर, हम लोग क्या उतना छोटा बच्चा बच्ची समझ लिए हैं। आप लोग क्या खूब अच्छे अच्छे लोग उसमें क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। देखिएगा, सुन करके हंसी लगेगी। यह मेरी कलम है। ये देखिएगा, यह कलम मेरी है। अब जब कहेंगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बनाइएगा, तो कुछ बच्चे इसको हल्के में लेंगे, क्या सर यह मेरी कॉलम है, ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो इतना इजी चीज है। कैसे, यहां भी मेरी लगा हुआ है और यहां भी मेरी लगा हुआ है। हम लोगों का बचपन से पढ़ के आए हैं माई मीन्स मेरा मेरी मेरे, जब अभी अभी हम बताएं कि माइन मीन्स भी मेरा मेरी मेरे होता है, तो फिर कैसे जानेंगे कि इस मेरी का अंग्रेजी माई लिखे कि माइन लिखे। उसी तरह इस मेरी का अंग्रेजी माई लिखे कि माइन लिखे। अभी अभी हम कुछ बताए हैं क्या कि मेरा मेरी मेरे के तुरंत बाद चेक करना है कि नाउन है कि नहीं है। तो मेरी के बाद कॉलम नाउन है, इसका मतलब इस मेरी को हम बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, यानी इस मेरी का अंग्रेजी पोसेसिव एडजेक्टिव वाले खंड में से चुन के लिखेंगे। यहां देख रहे हैं कि मेरी तो है, लेकिन कॉलम जो नाउन है इसके पहले है, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं है। इट मीन्स कि यह पोसेसिव प्रोनाउन है। तो इसको हम बोलेंगे कौन चीज, पोसेसिव प्रोनाउन। और इस मेरी का अंग्रेजी पोसेसिव प्रोनाउन वाले खंड में से चुन के लिखेंगे, यानी मायने लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यह मेरी कलम है, दिस इज मेरी के ठीक बाद कलम है यानी कि नाउन है तो पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर मेरी का अंग्रेजी पोसेसिव एडजेक्टिव वाला मेरी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज माई पेन। यह कलम मेरी है, तो यह कलम की अंग्रेजी हो गई दिस पेन इज। अब हम देख रहे हैं कि मेरी के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं है, तो मेरी के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं, इसका मतलब पोसेसिव प्रोनाउन है। तो पोसेसिव प्रोनाउन में क्या माई है, पोसेसिव प्रोनाउन में क्या माई है, माइन है। तो यहां पर हम इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, माइन। नहीं, हो गया। तब हम यहां पर क्या लिखेंगे, माइन। हो दिक्कत, अब समझ में आ गया माई में और माइन में क्या अंतर है। यही आपका सवाल था ना, चलिए आपके सवाल का जवाब मिल गया। इसी तरह केवल हमसे सवाल कर दीजिए और हमको मौका दीजिए, और देखिए कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे आपके हर एक सवाल का जवाब मिलता चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, अब समझ में आ गया ना। उसी तरह जैसा आप बोल रहे थे कि सर कुछ हम लोगों से भी हो जाए, तो आइए जरा आप लोगों से भी हो जाए। नहीं, देखिएगा, वे वे पुस्तकें आपकी हैं, वे पुस्तकें आपकी हैं। आप बनाइए तो, इसकी अंग्रेजी कीजिए तो, वे पुस्तकें आपकी हैं। बोलिए, चाहे जिनको मन में आता है कोई भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बोलिए। वे पुस्तकें आपकी हैं, क्या, चलिए बोले, बोलिए तो क्या लिखें, दोज बुक्स आर योर योर्स। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी की अंग्रेजी या तुम्हारी की अंग्रेजी या तुम लोगों की अंग्रेजी या आप लोगों की अंग्रेजी तो योर होती है, तो फिर योर्स क्यों लिख दिए, क्योंकि आपकी के बाद कोई नाउन नहीं है। और अभी अभी आप हमको कोट कीजिए कि अभी आप बताए हैं कि मेरा मेरी मेरे तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे उसका उसके उसके के तुरंत बाद को कोई नाउन नहीं रहता, तो वो पोसेसिव प्रोनाउन माना जाता है। अब पोसेसिव प्रोनाउन के खंड में सर योर नहीं है, पोसेसिव एडजेक्टिव के खंड में है। हमको चाहिए था पोसेसिव प्रोनाउन, तो देखिए यहाँ योर्स है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े हैं। चलिए फिर उसी तरह से देखिएगा, वह वह बैग हम लोगों का है, वह बैग हम लोगों का है।
बोलिए वह बैग हम लोगों का है। दैट बैग, बोलिए दैट, हाँ सही पकड़े, एकदम सही। वह बैग आप लोगों का है, इसका मतलब बैग वो कै ठो है, एक है। अगर एक से अधिक रहता तब बोलते कि वे बैग आप लोगों की हैं, वह बैग आप लोगों का है। बहुत बार आपको भुला के पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो दैट बैग इज, बोलिए दैट बैग इज, हाँ तो क्या लिखें, आवर की आवर्स, आवर्स, हाँ आवर्स लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अब देखिए हम जानबूझ के फंसाए थे यहाँ, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था वह बैग हम लोगों का है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे वह बैग हमारा है, लेकिन हम जानबूझ के वह बैग हमारा है ना लिखे हैं कि वह बैग हम लोगों का है, ताकि आपके मुंह से निकले सर वी होगा, ताकि आप क्या समझ बैठे, वी होगा। लेकिन ठीक है, मैच्योरिटी है तो बहुत अच्छी बात है। बढ़े आगे, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले अभी अभी आप सीखे हैं कि माई मीन्स क्या होता है, मेरा मेरी मेरे, और माइन मीन्स भी, ठीक। आवर मीन्स या हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों की, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि माई मीन्स मेरा मेरी मेरे नौ होता है, तो कुछ ज्यादा ही अटपटा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, एकदम लगेगा। कहिएगा कि सर नीतीश से चले गए पलटी कहाँ मार रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं फिर पलटी मत मारिए, जो पढ़ा है उस पर अडिग रहिए ना। तो सुनिए आपको मैं बता रहा हूं, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, ये वीबीआई इसलिए लिखी है कि अपना, अपनी, अपने, हिंदी का एक वर्ड होता है, क्या होता है, अपना, अपनी और अपने। ये एक ऐसा वर्ड है जिसका अंग्रेजी कोई फिक्स अंग्रेजी होती ही नहीं है। जैसे पेन मीन्स कलम, टीचर मीन्स, स्टूडेंट मीन्स है ना फिक्स, कैप मीन्स टोपी। लेकिन सर अपना अपनी अपने का अंग्रेजी बताइए तो मैं खुलकर नहीं कहूंगा कि पेन मीन्स जिस तरह कलम होता है तो अपना अपनी अपने का अंग्रेजी ये होता है वो होता है, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अपना अपनी अपने की कोई निश्चित अंग्रेजी होती ही नहीं है, यह सब्जेक्ट के अनुसार वैरी करता रहता है, यानी कि बदलता रहता है। तो अब सवाल उठता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा अपना अपनी अपने की अंग्रेजी होगी, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा अपना अपनी अपने की अंग्रेजी होगी। जैसे अगर सब्जेक्ट होगा आई तो अपना अपनी अपने का अंग्रेजी होगा माई, सब्जेक्ट होगा वी तो अपना अपनी अपने की अंग्रेजी आवर, सब्जेक्ट होगा यू तो अपना अपनी अपने की अंग्रेजी योर, सब्जेक्ट होगा ही तो अपना अपनी अपने की अंग्रेजी हिज, सब्जेक्ट होगा सी तो अपना अपनी अपने की अंग्रेजी हर, सब्जेक्ट होगा इट तो अपना अपनी अपने की अंग्रेजी देयर, इट्स, क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, हो गया। तो क्या हो जाएगा, इट्स। हाँ थोड़ा थोड़ा मुझ में भी प्रोग्रेस हो रहा है आप लोगों के साथ साथ, नहीं मेरी वजह से आप लोगों में प्रोग्रेस हो रहा है, आप लोगों की वजह से मैं भी कुछ सीख ले रहा हूँ। यही है वाजपेयी जी की कविता तो जानते ही हैं, सरकारी स्कूल में आप लोग शिक्षक बन के जाएंगे, वहां पर एक कोटेशन नारा लिखा हुआ रहता है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहे शुरू हो जाए पढ़े और पढ़ाए, जीवन में खुशियां फैलाएं। तो पढ़ने सीखने की कोई उम्र थोड़ी ही होती है, कुछ आप हमसे सीखे, कुछ आपसे हम सीख लें, यही लर्निंग है, ठीक है। एक समय नहीं है, एक छोटी सी कहानी आपको मैं बता देता। एक मेरा घर घोड़ासान हुआ, तो मेरे एरिया से सबसे पहले मेरे द्वारा भी एक पढ़ाया हुआ विद्यार्थी राहुल कुमार, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, ठीक है। तो 2011 के 2010 के बैच के आईएएस में रिजल्ट हुआ यूपीएससी में, ठीक है। तो जब रिजल्ट होकर के वहां से जब आ गया लोग, तो हम लोगों ने एक सम्मान समारोह किया कि भाई हम लोग के क्षेत्र का नाम रोशन किया लड़का,
हम लोग भी गौरवान्वित महसूस हुए कि हाँ, उस लड़का को हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ाया है। तो एक होटल है विवाह भवन, तो उसमें जो है हम लोग प्रोग्राम रखे, तो सब लोगों को थोड़ा थोड़ा समय दिया गया कि आप भी चाहें तो कुछ पूछ सकें, ठीक है। तो राहुल जब आया, मेरी बारी आई, तो जब मैं स्टेज पर आया तो मैंने पूछा कि आपका जो इंटरव्यू हुआ था उसका कोई ऐसा सवाल, कोई क्वेश्चन हम लोगों से साझा कीजिए, शेयर कीजिए, जो अपने आप में बहुत हट के हो। ऐसे तो आपसे कई सारे सवाल पूछे गए होंगे, लेकिन कुछ हट करके कोई सवाल अगर कुछ आपको खास लगा हो तो हमको आप शेयर कर सकते हैं। तो लड़का बताया कि सर हमसे पूछा गया आप कितना जानते हैं, आप कितना जानते हैं। अब एक पल के लिए तो हम फौरन जवाब भी देना है, नहीं आ रहा है तो बोलना भी है। जो पैनल है, इंटरव्यू का जो पैनल टीम है, उसको बोला जाता है कि आप जल्दी से जो आना कि उनको आप घुमा नहीं सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसको हम कैसे करें, किलोग्राम में नापने का कोई पैमाना नहीं है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे ज्ञान को कैसे बताएं कि मैं कितना जानता हूं। तो फिर अचानक से मेरे समझ में आया, सर मुझे लगता है कि शायद इसी क्वेश्चन पर मेरा सिलेक्शन हो गया। तब हम लोग की उत्सुकता और बढ़ने लगी कि भाई क्या जवाब दिए तुम। तो बोला कि सर हम उसका जवाब दिए, जब सर ने पूछा, हम पूरा पैनल टीम ने हमसे पूछा कि आप कितना जानते हैं, तो सर इसका हम जवाब दिए कि जो हमसे ज्यादा जानते हैं उनसे हम कम जानते हैं, और जो हमसे कम जानते हैं उनसे हम ज्यादा जानते हैं। सर हम इतना ही जानते हैं। कितनी सटीक परिभाषा है जानकारी की। तो जानने के कोई ये नहीं है, कुछ आपसे हम सीख रहे हैं। अब देखिए डिजिटल बोर्ड आप लोगों की वजह से हम भी सीख लिए, नहीं, और मेरी वजह से आप इंग्लिश सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अब यहां पर क्या होगा, दे, तो जब दे होगा तो यहां पर अपना अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सॉरी देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर से नहीं, देयर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब आइए, अब बच्चे को यहां पर होगी नई कंफ्यूजन। अब बच्चे को क्या होगी यहां पर, नई कंफ्यूजन। देखिएगा कितना बहुत ही मतलब कि पेशेवर तरीके से इसको समझने की जरूरत है। कैसे, सर एक तो पहले अभी आपने बताया कि हम लोग समझ रहे थे माई मीन्स मेरा मेरी मेरे, आवर मीन्स हमारा हमारी हमारे, योर मीन्स तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे। तो पहले तो आपने इसको काटा कि ये तो है ही, इसके अलावा माइन मीन्स भी होगा मेरा मेरी मेरे, योर मीन्स भी होगा तुम्हारा, योर्स मीन्स भी तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे, आवर्स मीन्स भी हमारा हमारी हमारे। लेकिन अभी आप बोल रहे थे, जब हम लोग बोल रहे थे कि माई मीन्स मेरा मेरी मेरी, आवर मीन्स हमारा हमारी हमारे, तो आप बता रहे थे कि ये तो होता ही है, साथ साथ ये भी होता है। अब फिर आप अपने ही पढ़ाए गए को, यानी कि माई मीन्स मेरा मेरी मेरी, आवर मीन्स हमारा हमारी हमारे को आप कह रहे हैं कि नहीं, माई मीन्स मेरा मेरी मेरे नहीं होता है, माई मीन्स अपना अपनी अपने होता है, आवर मीन्स हमारा हमारी हमारे नहीं होता है, आवर मीन्स अपना अपनी अपने होता है, योर मीन्स तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, आपका आपकी आपके नहीं होता है, क्या होता है, अपना अपनी अपने होता है। तो सर अगर इंग्लिश में सामने अगर माई आ जाए तो हम कैसे उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे कि इस माई का मतलब मेरा मेरी मेरे है, या फिर अपना अपनी अपने है ना ढंग का चीज। बिल्कुल, हाँ, आप अपना काम कीजिए, माइंड योर वर्क डू योर वर्क। बिल्कुल, इस सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। आइए हम दिखाते हैं, जैसे हम लोग हम लोग अपने वर्ग में हैं, हम लोग अपने वर्ग में हैं। चलिए, वी आर इन, अब है कौन चीज, अपना अपनी अपने। और अभी अभी हम बोले हैं कि अपना अपनी अपने की कोई फिक्स अंग्रेजी नहीं होती है, वो सेंटेंस के अनुसार वेरी करता रहता है। तब हम देखेंगे कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के अनुसार वेरी करता रहता है। तो सब्जेक्ट है हमारा वी, तो जब वी रहे तो अपना अपनी का अंग्रेजी आवर हो जाएगा, तो वी आर इन आवर क्लास, कोई दिक्कत। अब रही बात कि सर था आप तो बोले थे कि और में हमारा हमारी हमारे होता है, तो आप देखिए तो हिंदी में हम लोग अपने वर्ग में हैं, यहाँ कहीं हमारा हमारी हमारे है नहीं है, तो इस आवर का हम अर्थ हमार हमारी हमारे नहीं निकालेंगे, इस आवर का अर्थ क्या निकालेंगे, अपना अपनी अपने निकालेंगे। अब
यही रहता कि हम लोग अपने वर्ग में हैं, अगर इसी को कहें कि मैं अपने वर्ग में हूं तो यहां पर क्या हो जाता, आई एम इन माई क्लास। यही रहे तुम अपने वर्ग में हो, यू आर इन योर क्लास, कोई दिक्कत। यही रहे वह अपने वर्ग में है, कोई पुरुष तो ही इज इन हिज क्लास, कोई लड़की या कोई महिला वह अपने वर्ग में है, सी इज इन हर क्लास, कोई दिक्कत। तो कुल मिला के क्या समझे कि पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, ये जितना लिखे हैं सब क्या है, देखिए तो जितना लिखे हैं वो सब पोसेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं। तो पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव ही अपना अपनी अपने की अंग्रेजी होती है। यानी पोसेसिव एडजेक्टिव तो है ही, तो कैसे है पोसेसिव एडजेक्टिव, जब उसके तुरंत बाद नाउन आ जाए तो पोसेसिव एडजेक्टिव का काम तो करेगा ही, साथ ही साथ पोसेसिव एडजेक्टिव ही अपना अपनी अपने का भी काम करता है, और अपना अपनी अपने का अंग्रेजी कोई फिक्स नहीं होता है। इस सब का मतलब हो गया अपना अपनी अपने, और वो निर्भर करता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, तो जैसा सब्जेक्ट वैसा अपना अपनी अपने की अंग्रेजी। कोई दिक्कत, समझ गए। तो थोड़ा तेजी में आप लोग बोलिएगा। तो मैं अपने गांव में हूं, वह अपने गांव में है, हम लोग अपने गांव में हैं, तुम लोग अपने गांव में हो, ठीक है। उसके बाद चलिए, मोहन अपने गांव में है, विलेज। सीता अपने घर में है, मेरी माँ किचन में है, इन हर किचन, माँ स्त्रीलिंग है तो माई मदर इज इन हर किचन, कोई दिक्कत। उसके बाद चलिए, लड़का अपने कॉलेज में है, इन हिज कॉलेज, वे लोग अपने गांव में हैं, इन देयर विलेज। याद हो गया, ठीक। अभी भी मेरा केस समाप्त नहीं हुआ, लेकिन आज इतना इसको नोट कर लीजिए, और इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं फिर कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए पल पल बदलती खबरों से जुड़े रहने के लिए, अगर पढ़ते समय किसी भी समय आपको कोई दिक्कत अगर हो रही हो तो आप इस पर संपर्क हमसे कर सकते हैं कि सर ये चीज हम बना रहे हैं, हमको दिक्कत हो रही है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, फोन कॉल का मिसयूज नहीं, ये नहीं कि फोन लगा के 11 बजे रात को पूछे सर कल पढ़ाइएगा, तो इस इतनी बात पूछने के लिए 11 बजे फोन करने की क्या जरूरत है। हाँ वही, बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं एक मिसाल दिया, ठीक है। हाँ बोलिए। हम्म हम्म। कुछ माने न्यूटर जेंडर हो तब, हाँ, या ही सीट कोई भी हो, मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, सबका इकट्ठे प्लुरल दे होता है। हम्म। हाँ। हम्म। देखिए, अब सवाल आपका जो था उसमें क्वेश्चन हालांकि आप पूछे हैं एक, लेकिन उसमें क्वेश्चन उठ रहा है दो। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। हालांकि आपको समझ में आ रहा है एक ही क्वेश्चन, जैसे आपके कहने का मतलब है, ठीक है ना, कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, और वे लोग पढ़ रहे हैं, तो ही का ही प्लुरल हो गया कौन चीज, दे। या वह पढ़ रही है और वे लोग पढ़ रहे हैं, तो सी का ही प्लुरल हो गया, दे। ठीक उसी तरह से यह रेंग रहा है, यह रेंग रहा है, तो ही तो नहीं रेंग सकता है, सी नहीं रेंग सकती है। इट मीन्स कि या तो, अच्छा एक बात और, निर्जीव में एक बात और ध्यान रहे कि ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्जीव का मतलब कि पूरा मरा हुआ जिसमें कोई जान प्राण नहीं हो। निर्जीव में दो चीजें इंक्लूड होती है, वही हम आपसे पूछें कि आप सवाल पूछ रहे हैं कुछ, लेकिन शामिल है दो। क्या, एक तो जो 100% निर्जीव है वो तो न्यूट्रल जेंडर है ही, बेंच है, डेस्क है, शर्ट है, पैंट है, कपड़ा है, लाता है, नहीं बेंच है, ये सब घर है, द्वार है, पंखा है, टीवी है, कुछ भी है, ये सब तो निर्जीव है, तो ये तो ईट है ही है। लेकिन छोटे छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े,
इन 3 चीजों को भी इंग्लिश ग्रामर न्यूटर मानता है, और न्यूटर मानता है तो अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए इट प्रोनाउन आएगा, और अगर वो प्लुरल है तो जिस तरह ही का सी का प्लुरल दे हुआ है उस तरह इट का भी प्लुरल क्या होगा, देयर होगा। मतलब दे यानी इट का प्लुरल क्या होगा, देयर होगा। अब इट का जो इट्स कर रहे हैं वो इट का इट्स प्लुरल नहीं है, पोसेसिव है। इट का यहां देखिए ही सी इट का प्लुरल क्या है, दे है। यहां देखिएगा समझ में आ जाएगा, ही सी और इट का प्लुरल क्या होता है, दे होता है। लेकिन ये जो इट्स है वो इट का प्लुरल नहीं है, ये इट्स इट का पोसेसिव एडजेक्टिव है। जैसे एक हम मकड़ा ले लिए, ठीक है, और उसके टांग पकड़ के हम कह रहे हैं यह इसकी टांग है, तो इट इज या दिस इज इट्स लेग। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी हम लोग निर्जीव ही कहते हैं। बात समझ गए? लेकिन यहीं रहे, जैसे अब मान लीजिए कि स्नेक्स कहाँ रहते हैं, होल बिल जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे हम लोग अपना भोजपुरी बिल्ली में रहता है ऐसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन होल का मतलब क्या हो गया, बिल नहीं। तो स्नेक्स बिल में रहते हैं ना। तो अगर हम कहें कि सांप लोग, मतलब एक से अधिक सांप अपने बिल में रहते हैं, जैसे हम लोग अपने वर्ग में पढ़ते हैं, तो ये स्नेक्स लिव इन इट्स नहीं, देयर होल। ठीक, अगर यही रहेगा सर हो ना, देखिए तो क्या दिखाना चाह रही हैं आप बताइए, तो उस सांपों को देखिए ना कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जा रहा होगा, अपने बिल में जा रहा होगा। तो हाँ सर, सांप अपने बिल में चला गया, सांप अपने बिल में, द स्नेक वेंट इनटू कैगो सांप इट्स होल। तो एक सांप तो इट्स होल, एक से अधिक सांप तो देयर होल। यही यही आप अधूरा, आप सवाल में अधूरा पूछ रहे थे, ठीक है ना, यही चीज है। अच्छा लगता है, पढ़ाई इसी तरह होना ही चाहिए, ठीक है ना। जहां भी आपको दिक्कत हो पूछिए, हाँ उसको समझिए, तो फिर आप भी ज्यादा संतुष्ट हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम आपसे ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, आप हमसे ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, आप सवाल पूछेंगे ना तो हम अपने पिटारे में से, अपने खजाने में से निकाल के हम भी आपको बताएंगे कि मैं कितना जानकार हूं। और अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो हमारा तो जीवन भर का यही काम है, मेरा यही है, तो पढ़ाए जा रहे हैं, हम समझ रहे सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पूछते रहिएगा, सवाल करते रहिएगा ना, टीचर भी अपना पूरा खजाना निकाल के आपको बाहर करके दिखाएगा कि देखिए ये चीज ऐसे होता है। और जितना नॉलेज हो उतना ठीक है। देखिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छा देखिए, ये सवाल लड़का पूछा, वो भी पूछी, और जब तक हम उस लड़की के सवाल के जवाब नहीं दिए थे तब तक मैं कहता जा रहा था कि अगले स्लाइड में आपके सवाल का जवाब, अभी भी आपके सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया, बोल रहा था कि नहीं। और जैसे ही ये अगले स्लाइड में आकर के जब ये चार्ट हम पूरा किए हैं और जब ये एग्जाम्पल दोनों दे दिए हैं तो हम बोले कि नहीं आपके सवाल का जवाब मिल गया, तो ये सर नहीं। फिर आपने सवाल पूछा तो हम बोले हैं कि आप सवाल जो पूछ रहे हैं उसमें एक और चीज इंक्लूड है। जब उसको इंक्लूड करके जब आप बोले तो मैं आपके चेहरे को देख रहा था, आप ऐसे बोले हैं, आप अपने मन से ऐसे कर रहे थे। अच्छा ठीक, कब? जब हम इट्स और देयर्स किए हैं तब आप समझे कि ओहो, हाँ मैंने इट्स और देयर्स की जब बात किया ना तब आपने ऐसा कहा है। अच्छा हाँ, यानी कि जब बच्चों को समझ में आ जाता है ना तो हम लोग चेहरा पढ़ते रहते हैं, साइकोलॉजी के आधार पर अगर नहीं पढ़ाइएगा ना तो आप सुखले में अपना पढ़ाए जा रहे हैं, आप खूब गच हैं कि खूब बच्चा को समझ में आ रहा है, अब बच्चा को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं, हम लोग चेहरे के भाव से भी हम लोग क्या करते रहते हैं। क्लास में 200-200 बच्चा बैठा रहता है, एक बार में ही टीचर चौक चला करके मारता है, जो बच्चा नहीं पढ़ता रहा कैसे जान जाता है। यहाँ ये सब आपका जो है ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ मिरर। सर चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको पता नहीं है कि आप कौन सा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, लेकिन हमको पता है। जैसे अब देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं, हालांकि ये बात नहीं बता, ये रिवील कर रहे हैं हम, ये अंदर की बात है। जो मैंने अपना हथियार आपके सामने हम मैंने बता दे कि यही हथियार हम चलाते हैं, तो ये गलत बात है।
देखिएगा बच्चे नॉर्मली जब पढ़ने बैठेंगे तो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो यस सर, सभी बच्चे एक सुर में जब क्लास स्टार्ट होता है, जैसे जैसे मूव ऑन, तो देखिएगा जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा उसको कुछ पता नहीं कि वो क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, लेकिन हमको सब पता है वो क्या करेगा। ध्यान देंगे? हाँ सर। तुमको समझ में आ रहा है? सर देख रहे हैं, हमको सब पर नजर है, देखते रहिएगा। इसी बीच में अब तक उसको समझ में नहीं आ रहा है, और जब उसके घाव पर हम हाथ रख देंगे, मतलब कि क्या चीज है, हम तो उसके चेहरे को परख रहे हैं कि बच्चा संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग जानते रहते हैं कि किस वजह से बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाते पढ़ाते उसके टॉपिक को लेकर घुसेड़ देंगे उसमें, जिसकी वजह से बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है। अब जब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा तो देखिएगा, अब हमारे तरफ देखिए, देखते रहिएगा, देखते रहिए मुझे। यस सर। सर मैं बोलूं कहां से शुरू हुई थी? उसको कुछ पता नहीं है। वो जब समझेगा ना तो उसका एक्सप्रेशन खुश होता चला जाएगा, उसका चेहरा खिलेगा। अगर नहीं समझेगा तो जो ऐसे था, जैसे से उसको नहीं समझ में आएगा वैसे वैसे ये सब चीज हम लोग देखते रहते हैं। और बच्चा जैसे खुश हो, तो वही बात है, अभी उनको देख रहे थे अभी, तो जब भी कुछ अच्छा फील होगा तो आपका चेहरा खिलेगा। अब वो समझाए हैं तो ऐसे की हैं। हाँ ठीक, अब समझ में आया कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं। तो हम लोग, आप लोगों से पूछने की कोई जरूरत नहीं होती है। जब टीचर पढ़ा के निकलता है ना, तो उसको अंदर से महसूस होता रहता है कि आज हम क्लास में पास किए हैं कि नहीं किए हैं। समझे? ऐसा नहीं कि खाली बच्चों पास करता है, टीचर भी पास फेल होता है। तो हम लोग जानते रहते हैं कि आज मेरा परफॉर्मेंस कितना बढ़िया रहा, या फिर औसत दर्जे का रहा, या फिर बहुत उम्दा रहा, या कि बहुत साधारण रहा, बहुत घटिया रहा। सब टीचर को पता रहता है वो अपने बारे में। लेकिन हाँ, फिर भी हम लोग अपना भरपूर प्रयास करते हैं कि आप लोगों का जितना द बेस्ट हम दे पाए। तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत अगर है तो। सवाल पूछने वाले बच्चे मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग भी थोड़ा पूछा कीजिए, ठीक है ना? हाँ, आप पूछिएगा, कल सवाल लेके आइएगा। हाँ ठीक है। एक होमवर्क आपको हम दे रहे हैं। कौन सा होमवर्क? कौन सा होमवर्क? कि आप सवाल पूछेंगे। हाँ, आप सवाल लेके आएंगे, यही आपका होमवर्क है। हाँ, जितना कनेक्टेड रहिएगा ना, हम और भी बेहतर परफॉर्मेंस आपके लिए करेंगे। हाँ, कर ही लेना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप लोग खुल अभी नए नए हैं, अभी हमसे ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सब समझते हैं ना, बहुत ऐसे बच्चे हम लोग के हैं जो कहीं कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं, कहीं स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ वो फंसते हैं, तो कभी कभार वो अपने बच्चों का क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछ लिया करते हैं। तो आप लोग भी लेकर के आइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, मिल करके सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना? ऐसा थोड़ी कि हम सर जी हैं तो मतलब ये खौफ खाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम। हाँ, अब युग है खौफ खाने वाला। अब तो मास्टर डर के हमारे बच्चा को डांटता नहीं है। बच्चा कहता है चलिए बाहर निकलिए, आपको दिखाते हैं। अब तो युग बदल गया है अब। नहीं, अच्छा है ये। पढ़ाई के प्रति पढ़ाई के प्रति इस तरह की दीवानगी तो एकदम होनी ही चाहिए। बिल्कुल। अच्छा है, बढ़िया है।
इंटरेस्ट बना रहे तो फिर तो ही पढ़ाई होती है। आपके बच्चे लोग ठीक। हाँ सही बात है, सही बात है। चले क्लास को ऑफ करें, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इसको सेव कर दें। हाँ, इसको देख लीजिए आप, वो जो इसको सेव किया जाता है वो कैसे आए। कल, कल अगर संस्कृत वाली क्लास नहीं चलेगी तो हम 3 बजे आएंगे। ऐसे ग्रुप में तो मैसेज आप लोग का जाता ही है, ठीक है ना। यहाँ पहले सेव कर दीजिए, यहाँ यहाँ पहले सेव कर दीजिए।